हाँ, तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला देखे थे। फैराडे का ये बोलना था कि जो चार्ज पास होता है और जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोग ये डिस्कस किए थे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q इज इक्वल टू IT के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जानते हैं। Q इज इक्वल टू IT होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए थे W इज इक्वल टू IT। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आया था Z, तो W इज इक्वल टू हो गया था हमारा ZIT। देखो ये W इक्वल टू ZIT ही हमारा मेन फार्मूला होगा। क्लियर है? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसी से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में सब कुछ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व कर लेंगे। देखो थोड़ा सा Z के बारे में जानना जरूरी है। Z को हम क्या बताए थे? तो हम बताए थे कि Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, Z का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इसको कहते हैं। और हम लोग ये प्रूव किए थे कि अगर Z को अगर डिफाइन करना हो तो सपोज कि अगर हम I का वैल्यू ले लें 1 एम्पियर और हम T का वैल्यू ले लें 1 सेकेंड। क्लियर है? तो जब 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड में पास होता है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हो जाएगा Z। That means कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कब? When 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू सेल इन 1 सेकेंड। ऐसा लैंग्वेज हम लास्ट क्लास लिखवा भी दिए थे तुम लोग को। ठीक है, लिखवाए थे ना ये सब, तो ये सब क्लियर हो चुका था। इसके बाद देखो जेड के बारे में थोड़ा समझ लें। जैसे फैराडे क्या बोलता है ना कि जितना चार्ज पास होता है सेल से, तो सेल से जो चार्ज पास होता है उसको वो फैराडे के टर्म में लिया। तो आप फैराडे के बारे में जानते हैं कि नहीं? फैराडे मतलब फैराडे जो साइंटिस्ट था उसके बारे में नहीं, उसके बारे में जान के करना क्या है। 1 फैराडे मतलब क्या होता है? 1 फैराडे मतलब, हाँ 1 फैराडे मतलब होता है 96,500 कूलम। और ये 96,500 कूलम क्या है? तो ये तुम्हारा चार्ज है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। ठीक है, कैलकुलेशन में हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस वगैरह हटा देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हमको चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल का वैल्यू। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है बोलो? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 1 मोल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 1 मोल के वैल्यू से इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये तुम्हारा सिमिलरली इक्वल टू आता है 96,500 कूलम। क्लियर है? सिमिलरली इक्वल टू वो 96,400 समथिंग आता है, तो उसको 96,500 कूलम हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी को क्या कंसीडर किया जाता है? इसी को कंसीडर किया जाता है 1 फैराडे। क्लियर है? यही ओवरऑल कहलाता है 1 फैराडे। फैराडे ये बात भी बोलता है कि जब किसी सेल से, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, सपोज डैट कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जैसा हम लोग लास्ट क्लास समझे थे, तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 फैराडे चार्ज होता है ना, 1 फैराडे चार्ज जब फ्लो करता है ना किसी सेल में, तो उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वगैरह कैलकुलेट करना जानते हैं। एक बार हम फिर से आज सब कुछ इक्विवेलेंट वाला रिकॉल करवा दे रहे हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर में उसका यूज आएगा। फर्स्ट लॉ में भी यूज है, सेकेंड लॉ में भी यूज है। वैसे इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। कहाँ डिस्कस किए हैं? ध्यान में होगा, नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट के बारे में पढ़े थे ना हम लोग। ठीक है, तो देखो एक बार इक्विवेलेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जरा इसको निपटा दें, उसके बाद। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे। जेड को अलग से भी कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जेड जो है ये क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड है। कब? जब 1 एम्पियर 1 सेकेंड में पास हो रहा है। ठीक है, तो 1 एम्पियर 1 सेकेंड। IT मतलब क्या? तो IT मतलब सर Q। क्लियर है?
तो फराडे ये भी कंसीडर कर रहा कि जब चार्ज 1 फराडे पास हो रहा है तो 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्लियर है। तो इस रिस्पेक्ट में जेड का वैल्यू कैलकुलेट करता है फराडे, तो जेड फराडे का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फराडे जेड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया था E बाई 96,500 कूलम। क्लियर है। हम लास्ट क्लास लिखवाए भी थे फॉर्मूला, ठीक है, वहाँ पर हम लिखवाए थे EIT बाई 96,500, बट ये IT हम लोग आगे लिखते नहीं हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पर एम्पियर के रिस्पेक्ट में जेड का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो ओवरऑल ये हमारा 1 जो Q का वैल्यू है वो हम लोग 1 फराडे मतलब 1 ले लेते हैं। तो जेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जेड का फॉर्मूला होगा हमारा E बाई 96,500। क्लियर है ना। 1 इक्विवेलेंट पर फराडे, 1 फराडे चार्ज पास होगा तो 1 इक्विवेलेंट मास उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। क्लियर है। तो उसी को ये जेड इक्वल टू E बाई 96,500 होता है। समझ गए बात को। तो जेड का ये वाला फॉर्मूला याद रखना, E बाई 96,500। तो अगर जेड इक्वल टू E बाई 96,500 होता है तो W इक्वल टू जेड IT है ना हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू EIT बाई 96,500। समझ गए बात को। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा एक बार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फिर से हम रिवाइज करवा दें ताकि तुम लोग को सुविधा हो। देखो ध्यान में रखना, ये इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है। याद है किसी को क्या होता है, क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास बाई एन फैक्टर। ये तो इक्विवेलेंट मास का हो गया। ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है। देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है। W बाई E चलेगा। और E का फॉर्मूला होता है, ये जो इक्विवेलेंट मास होता है इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। क्लियर है। E का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मोलर मास बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है सर? तो एन फैक्टर तुम ध्यान में रखना, किसी एसिड का एन फैक्टर निकाल रहे हो तो उसमें जितना H प्लस है वो उसका एन फैक्टर होगा। किसी बेस का एन फैक्टर निकाल रहे हो तो जितना उसमें OH माइनस है वो उसका एन फैक्टर होगा। किसी सॉल्ट का एन फैक्टर निकाल रहे हो तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। ठीक है। सॉल्ट के केस में समझ गए बात को। एन फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। मान लो HCl है तो एन फैक्टर 1 हो गया क्योंकि उसमें 1 हाइड्रोजन है। H2SO4 है तो एन फैक्टर 2 हो गया क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH का होल ट्वाइस है तो 2H है तो एन फैक्टर 2 हो गया। समझ गए। मान लो CuSO4 है तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक करेगा तो Cu2 प्लस मतलब एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। जितना चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। समझ गए बात को। तो एन फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस और सॉल्ट के लिए उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज, उस बेसिस पे हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ गए। क्लियर है। तो ध्यान देना, अब जैसे हम यहाँ पर E का वैल्यू क्या लिखे, मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब अगर हम इस E के वैल्यू को यहाँ रख दें, मोलर मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? कैपिटल M से। क्लियर है। ध्यान देना, अगर हम इस E वाले वैल्यू को यहाँ रख दें तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो NEQ से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लैंग्वेज के टर्म में कई सारे बुक्स में सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहा गया है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहा जाए या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाए, एक ही बात है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये वाला हमारा हो गया क्या? NEQ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? W बाई E, और E की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? मोलर मास नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा? एन फैक्टर। समझ गए बात को। अब ध्यान देना, ये W क्या है? गिवन मास है, और ये M क्या है? मोलर मास है। तो गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है ना।
तो सीधा सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला याद रखेंगे। W/m हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स इनटू n फैक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना, तुम्हारा इस पूरे चैप्टर में तुम्हारा काम हो जाएगा। जहां जहां भी हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जरूरत पड़ेगा, हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे मोल्स इनटू n फैक्टर। समझ गए बात को? नंबर ऑफ मोल जितना रहेगा उसको हम उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी जैसे हम कुछ क्वेश्चन देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब इस पर से तुमको जो लगता है कि नोट करना चाहिए वो नोट कर लो, और नहीं लगता है तो हम सब मिटाते हैं। हम 2 मिनट टाइम देते हैं, अगर कुछ लगता है लिखना है तो लिख लो। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सारा फार्मूला उसमें यूज आएगा। हम ये सब मिटाते हैं, फार्मूला को एक बार कॉर्नर में रख देंगे। तो जो याद रखने वाला फार्मूला है उसमें W = ZIT या ZQ या फिर W = EIT/96,500 कूलम, और एक यहाँ से n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला याद रखना, और वो फार्मूला होगा मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो ये फार्मूला का यूज करके और हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी बना लेंगे। ठीक है, लिखो जरा एक क्वेश्चन। पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है और यही छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous AgNO3 9650 कूलम, 9650 कूलम of charge is passes through the electroplating path full stop. Calculate the mass of silver deposited over electrode. इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना मास डिपॉजिट हो रहा सिल्वर का वो कैलकुलेट करना, मतलब W कैलकुलेट करना है। बनाओ। बनाओ। देखो सिंपल है, तुमको ये 96,500 कूलम क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है, मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप ये फार्मूला लगा दो W = ZQ, या ये वाला लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। W = E और IT को कंसीडर कर लो क्या? कंप्लीट Q बाई 96,500। क्लियर है? अब E = क्या होता है? E = होता है ना मोलर मास बाई n फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सिंपली हम W = क्या ले लेते हैं? हम E के जगह ले लेते हैं मोलर मास बाई n फैक्टर। ठीक है, इनटू Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 9650, और डिवाइडेड बाई नीचे कर दो 96,500। नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा तो कैसे, इसको अलग कर दिए Q/96,500 को। ठीक है, Q का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन था। अब हो गया अपना काम। मोलर मास होता है कितना? 108 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो बाबू बात ऐसा है कि AgNO3 है, तो AgNO3 में Ag जो होगा उसका वैलेंसी +1 होगा, क्योंकि NO3 नाइट्रेट आयन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। 2 माइनस नहीं होता, सिंगल ही माइनस होता है। NO3 माइनस होता है ना। तो Ag के ऊपर प्लस आया, तो n फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया ना।
और ये हो गया तुम्हारा 9650 बाई 96,500 कूलम। ये पूरा कट गया तुम्हारा 10 टाइम्स में, तो 108 बाई 10 मतलब सिंपली 10.8 ग्राम आंसर आ गया ना। तो टोटल का क्यों लेना है? अरे ओ अच्छा समझ गया। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड पूछ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिटेड थोड़ी पूछ रहा है। और सिल्वर नाइट्रेट तो पूरा का पूरा एक जगह डिपॉजिट करेगा ही नहीं। नाइट्रेट करेगा कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर, सिल्वर करेगा कैथोड के ऊपर। और क्वेश्चन में शायद बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, अमाउंट ऑफ सिल्वर बोला गया है ना, तो हम सिर्फ मोलर मास किसका लेंगे? सिल्वर का लेंगे। हाँ, ये मिस्टेक हो सकता है बट नहीं करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए बात को ना। हो सकता है यहाँ पर तुम लोग पूरा AgNO3 का मास रख दिया होगा, तो AgNO3 का पूरा मास नहीं रखेंगे क्योंकि एक रोड के ऊपर तो सिर्फ Ag+ ही डिपॉजिट करेगा। हाँ, अगर पूछता है NO3 माइनस का बात तो फिर हम यहाँ पर उसका मास रखते हैं, ठीक है। हाँ समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं? तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कभी कभार आ जाता है। एक क्वेश्चन और देते हैं इसी तरह का, बनाओ। लिखो क्वेश्चन, ये नोट कर रहे हो क्या? कर लिया? लिख लिया? लिखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड may be electrolyzed at 1000 degrees Celsius to furnish aluminium ion on cathode, full stop. The reaction is और ये रिएक्शन लिख लो। हाँ, ये रिएक्शन लिखो। द रिएक्शन इज एंड दिस रिएक्शन लिखे। इसके बाद लिखो, एक मिनट, हाँ, इसके बाद लिखो टू प्रिपेयर 5.12 kg of aluminium metal, what amount of charge is required? क्लियर है क्वेश्चन? इवन इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन छोड़ो, तुम लोग कैलकुलेट करो सिंपल, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्यों कैलकुलेट करना है? एल्यूमिनियम का मोलर मास पता होना चाहिए, कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। फार्मूला जो अभी हम लोग लगाए थे वही फार्मूला लगेगा, कैलकुलेट करो, तुरंत बन जाएगा। हाँ, तो बन गया। आंसर क्या है? कितना है आंसर तुम्हारा? 54897.77। आंसर इसका मेरे पास लिखा हुआ नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हाँ, कितना आया बोलना? 5.10⁻⁷
10 टू द पावर कितना आया अच्छा 10 टू द पावर क्या सर? आंसर? अच्छा क्या आया, बोलो बोलो, छोड़ो छोड़ो हटाओ, नहीं भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, बोलो क्या आया। सर 54,897.87 5 4 8 97.78 97.78। हाँ तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है, हाँ तो वही बोल हो सकता है। अब वो पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो आंसर तुम्हारा अगर 5.4 करते हैं तो 1 2 3 4 10 टू द पावर क्या होगा, 4 होगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी यही है, 5.49 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 5.49। हाँ तो ले ही सकते हैं ना इसको हम, 5.489 को तो 5.49 ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी नहीं बी। और तुम लोग को ऑप्शन तो लिखवाए ही नहीं थे ना, हाँ तो ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो फिर, अच्छा है, बन गया तो बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in an electrolytic cell containing aqueous copper sulfate, in an electrolytic cell containing aqueous CuSO4, containing aqueous CuSO4, 2 Faraday of charge, 2 Faraday of charge is passed through 2 Faraday of charge is passed through solution। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर। अरे यार ये तो बच्चा टाइप क्वेश्चन हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर deposited at cathode, calculate the mass of copper deposited at cathode। बनाओ जरा, आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। हाँ बन गया क्वेश्चन। क्या है आंसर? सही बात है, 63.5 ही रह गया, क्योंकि फॉर्मूला तो बाबू यही वाला लगा दिया तुम, ये वाला फॉर्मूला लग गया, यही लगा ना। 2 फराडे चार्ज है तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 9650, यही होगा। और यहाँ मोलर मास कितना है, 63.5, और एन फैक्टर हो गया 2, क्योंकि CuSO4 है तो 2 प्लस आएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, ये इससे 96,500 कट गया, बच गया 63.5 ग्राम। हाँ तो हम बोले ही थे कि ये थोड़ा सा बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन मजा आएगा फराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाने में। चलो हेडिंग मारो, फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखो बाबू, फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा जल्दी करो और डेफिनेशन लिखो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, if more than one electrolytic cells, if more than one electrolytic cells
if more than one electrolytic cells are connected in a series, if more than one electrolytic cells are connected in a series, comma, equal equivalence of each and every substance, equal equivalence of each and every substance deposited at each electrode, deposited at each electrode in each cell, देखो इसमें क्या बोला जा रहा, ये फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, तो ये काम भी अपना सेकंड जैसा किया है, ठीक है। मतलब दो सेल ले लिया, एक से ज़्यादा सेल अगर एक साथ कनेक्टेड होगा तब, दैट मीन्स कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कुछ ऐसा, और हमारे पास एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कुछ ऐसा। हम इसके अंदर दो मेटल का रॉड डाल के रखे हैं, हम इसके अंदर भी दो मेटल का रॉड डाल के रखे हैं ऐसे, हम इसके अंदर भी मेटल का रॉड डाल के रखे हैं एक, और हम इसके अंदर भी एक मेटल का रॉड डाल के रखे हैं ऐसे। क्लियर है? सपोज कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और सपोज कि इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सपोज इसके अंदर एक्वस AgNO3 है, और सपोज कि इसके अंदर एक्वस NaCl है। हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब बात ऐसा है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों से सेम चार्ज पास होगा, दोनों से सेम चार्ज पास होगा ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा, तो इसमें ये बोला जा रहा जो लैंग्वेज लिखवाए हैं कि व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, अब ये सेम चार्ज पास हो रहा, सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, ठीक है। देन इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ ईच एंड एवरी आयन डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इन ईच सेल। मतलब सर, मतलब देखो ये AgNO3 जो है ये दो फॉर्म में होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। ये NaCl जो है वो किस फॉर्म में होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये बोला जा रहा है कि इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ ईच एंड एवरी आयन, ईच एंड एवरी आयन। अब ईच एंड एवरी आयन तो बात है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाएगा ना। पॉजिटिव आयन जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और निगेटिव आयन जाएगा एनोड के ऊपर। तो अगर हम सपोज कि कैथोड की बात करें दोनों सेल में, ठीक है, तो ये बोला जा रहा कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डिपॉजिटेड ऑन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोड इन ईच एंड एवरी सेल। इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दैट मीन्स ये कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस, जितना इसमें कैथोड के ऊपर Ag प्लस डिपॉजिट होगा उतना ही इस सेल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। Cl माइनस नहीं, प्लस को प्लस से कंपेयर करेंगे ना आप, ठीक है। समझ रहे बात को? मतलब जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इस सेल के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस इस सेल के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। व्हेन, ध्यान से सुनना, पूरा लैंग्वेज जो लिखवाए हैं उसको एक बार में क्लियर हो जाएगा। व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, देन इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ ईच एंड एवरी आयन डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इन ईच सेल। हर एक सेल पर इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
Cl माइनस। समझ गए बात को? अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बात हो रहा, तो बाबू अभी हम लोग साइड में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखे थे, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास लिखे थे ना। मतलब इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हम जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ Ag प्लस बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag प्लस, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? गिवन मास ऑफ Na प्लस बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस। समझ गए? इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि हम Ag प्लस और Na प्लस लिए तो सारा सेल में Ag प्लस और Na प्लस ही होगा। तो इसको एज अ फॉर्मूला के फॉर्म में इसको ऐसे बना दिया जाता है कि सिंपली इसको ऐसे लिख दिया जाता है W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2। यही फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। समझ गए बात को? तो जब इक्वल चार्ज पास होगा तो इक्वल इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। देखो फर्स्ट लॉ में भी यही बोल रहा था फराडे कि जब 1 फराडे चार्ज पास होता है तो 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? मास डिपॉजिट हो जाता है रॉड के ऊपर। तो भाई जब सबके पास से इक्वल चार्ज पास हो रहा तो हर एक रॉड के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा। देखो एक बात ध्यान में रखना, ये इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बात कर रहा, तो कन्फ्यूजन में दिमाग में ये नहीं ना है कि इक्वल मास डिपॉजिट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मास में बहुत का डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। समझ गए ना बात को? मास होता है W, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास सबका अलग अलग होगा। ये सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बात कर रहा है। समझ गए बात को ना? अगर इसका 1 ग्राम अगर इसका 1 इक्विवेलेंट इसके 1 इक्विवेलेंट का इक्वल है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि इसका W इसके W के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। लिखो, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बना लेंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ ये लिख लो। लिखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ क्वेश्चन है, क्या चाहिए था? कुछ और चाहिए था क्या? ठीक है तब लिखो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 electrolysis of aqueous AgNO3, 10.8 gram of Ag, 10.8 gram of Ag is obtained by passing same amount of charge obtained by passing same amount of charge, full stop. Calculate mass of sodium, mass of Na, हाँ, mass of Na and volume of Cl2 gas at STP produced by passing same charge through molten NaCl. ठीक है, तुमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ Na और वॉल्यूम ऑफ Cl2। मतलब आपके पास कोई सेल है जिसमें एक्वस AgNO3 है और साथ में क्या है, मोल्टेन NaCl है, ठीक है, और बोला ये जा रहा कि 10.8 ग्राम Ag जो है वो 10.8 ग्राम Ag इसमें डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है।
बाय पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। देन कैलकुलेट Na एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2। तो तुमको कैलकुलेट करना है कि दूसरे वाले में कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और क्या वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस है। ठीक है, ट्राई करो, फिर हम बनाते हैं। बनाओ, देखो कुछ खास है नहीं, बन जाएगा। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर करके चलना कि जैसे हमारे पास जो आयन है AgNO3 है और साथ में हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, NaCl है। वो बात अलग है कि एक हमारे पास एक्वस है और दूसरा क्या है, मोल्टन है। ठीक है, तो इसके पास जो आयन है वो Ag प्लस है और साथ में क्या है, NO3 माइनस है। इसके पास जो आयन है वो Na प्लस है और साथ में क्या है, Cl माइनस है, लेकिन वो मोल्टन फॉर्म में है। तो मोल्टन फॉर्म में है ना, तो वो Cl माइनस के फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो बात समझना, सबका इक्विवेलेंट एक दूसरे के बराबर होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। हालांकि ये मोल्टन है तो मोल्टन को Na प्लस और Cl माइनस में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो इसको Na प्लस और Cl2 में ब्रेक करना पड़ेगा। 2 NaCl ले लेंगे अगर हम, तो 2 Na और Cl2 में हमको तोड़ना पड़ेगा। मोल्टन वाले को आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एक्वस वाले को आयन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात ऐसा है, सबका इक्विवेलेंट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम के लिए तो कोई झमेला नहीं है, वो क्या हो जाएगा, W ऑफ Ag बाई E ऑफ Ag इक्वल टू W ऑफ Na बाई E ऑफ Na। W1 बाई E1 इक्वल टू W2 बाई E2। समझ गए बात को ना। तो W1 बाई E1, तो W1 कितना दिया हुआ है, 10.8 और इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, तो Ag प्लस के फॉर्म में होगा तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 108। नहीं हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास 108 और प्लस चार्ज है तो एन फैक्टर 1। ठीक है, प्लस 1 है तो एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि इसको भी हम यहाँ पर लेंगे तो Na प्लस के फॉर्म में ही लेंगे। क्लियर है। अब ध्यान देना जरा, 10 पॉइंट, ये तो सीधा सीधा तुम्हारा आ गया, ये कितना, ये 10 बार में कट गया। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा W ऑफ Na इज इक्वल टू 2.3 ग्राम। ये तो तुरंत आंसर आ गया, इसमें तो कोई झमेला नहीं है। अब दूसरा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि Na एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट STP। अब तुमको वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस कैलकुलेट करना है। मतलब देखो यहाँ पर अगर हम इसको आयन के फॉर्म में, हालांकि हम ले सकते थे, बट फिर भी अगर हम इसको आयन के फॉर्म में लेंगे भी तो हमको Cl माइनस का वॉल्यूम नहीं निकालना है, किसका निकालना है, Cl2 का। मतलब हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। समझ गए बात को ना, Cl2 का वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात समझो, Cl2 का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो एक सीधा सा कंसेप्ट हमारे पास है Cl2 का वॉल्यूम निकालने का, कि हम सबसे पहले हमको ये पता चल जाए कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 है, तो वॉल्यूम तुरंत बता देंगे। कैसे बता देंगे, तुमको एक ट्रिक दे के रखा है और वो दे रखा है STP। तो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मोल अगर गैस होगा तो STP पर 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर हमको सिर्फ ये पता चल जाए कि कितना मोल Cl2 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो हम आराम से वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि 1 मोल गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। समझ गए बात को ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान देना, इन सबका इक्विवेलेंट एक दूसरे के इक्वल है। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, बोल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस का फॉर्मूला हो जाएगा सर मोल्स इंटू एन फैक्टर, और इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। समझ गए बात को। अब ध्यान देना, मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसका मोल्स हमको पता है कितना है, हाँ सर पता है ना, कितना है मोल्स, गिवन मास हमारा 10.8 है, W 10.8 है, और मोलर मास कितना होता है Ag प्लस का, 108 होता है, मोलर मास 108 होता है।
तो मोल्स हमारा क्या हो गया, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू एन फैक्टर तो पता ही है कि 1 है, इज इक्वल टू मोल्स, मतलब इसका मोल्स हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इनटू एन फैक्टर कितना लोगे, ध्यान रखना Cl2 का एन फैक्टर वही होगा जितना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। चार्ज एन फैक्टर होता है, ठीक है, हम लोग जनरली एन फैक्टर को क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एन फैक्टर लेकर चलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब Cl2 है तो Cl2 के केस में हम एन फैक्टर किसको लेंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, भले वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा क्योंकि वो निगेटिव था, लेकिन हमको एन फैक्टर वही लेना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा, तो इसका एन फैक्टर का वैल्यू हो गया कितना, 2। समझ गए बात को। तो सीधा सीधा ये तुम्हारा 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया और n का वैल्यू आ गया कितना, 20 आ गया 1/20, n का वैल्यू आ गया 1/20। अब हम लोग जानते हैं एट STP 1 मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर, तो 1/20 मोल गैस इज इक्वल टू 1/20 इंटू 22.4 लीटर, दैट मीन्स कि 1.12 लीटर, यही ना हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो 1.2, हाँ 1.12 लीटर। समझ गए बात को, किया गया आंसर। अब इसमें तुमको एक बात क्लियर है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ हो गया था, हम समझ रहे हैं, ये बात हम अगर पहले बता दिए होते तो नहीं होता, कन्फ्यूजन हो गया इस वाले केस में, समझ में नहीं आया होगा कि हम एन फैक्टर कैसे ले और क्या करें। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसी तरह का और दे देते हैं, बन जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन और लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 during electrolysis of aqueous CuSO4 0.635 gram Cu is obtained, 0.635 gram Cu is obtained by passing same amount of charge calculate mass of sodium and volume of Cl2। अरे ये तो वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बना लो। Calculate mass of sodium and volume of Cl2 gas at STP of molten NaCl ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आसान हो गया बट कोई बात नहीं, इस बार बन जाएगा तुम लोग से। बन गया, क्या है आंसर बोलो। देखो सिंपल था, यहाँ पर तुमको बस Cu2+ दिया हुआ था Ag के जगह, यही ना था, तो हम लोग 63.5 के साथ साथ यहाँ पर 0.635 दिया हुआ था ना, तो 0.635 बाई 63.5, क्लियर है, हाँ। और ये हमारा यहाँ से कितना आ गया, इनटू कहाँ बाई 2 आएगा, हाँ एन फैक्टर इसका 2 होगा, तो मोलर मास बाई एन, तो इनटू 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम ओवरऑल कैलकुलेट कर दिए, तो मास ऑफ सोडियम कितना आया,
0.46 ये सबका आया, यही आया ना, तो फिर ठीक है, तो 0.46 ये आ गया। और यहाँ पर हम लोग कर दिए क्या, इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, और इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 प्लस में मोल्स इंटू एन फैक्टर, और मोल्स हमारा आ गया 0.635 बाई 63.5 इंटू एन फैक्टर यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर तो सेम रह गया तुम्हारा n इंटू 2, ये 2 और 2 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, और n इज इक्वल टू कितना आ गया 1/100, और जब 1/100 आया तो सिंपली हम यहाँ पर 1/100 कर दिए, और 1/100 किए तो ये हो गया हमारा 0.224 लीटर। डेट्स ऑल, क्लियर है। तो ये हमारे पास केस है, और आसानी से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो बाबू फराडे का दोनों लॉ खत्म हो गया, फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों लॉ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद फराडे के लॉ के बाद मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला जो पार्ट था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट खत्म हो गया। 3 पार्ट में था हमारा, गैल्वेनिक सेल पहले हम लोग इंड किए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बाद में इंड किए। अब बचा हमारा कंडक्टेंस ऑफ सेल वाला पार्ट, और साथ में गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ पार्ट है जो बैटरी से रिलेटेड है, जिसमें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ना है। तो वो हम बताएं भी थे कि लास्ट में उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे।